नमस्कार। जैसे कि आपको पता है इस वक्त कंपटीशन के एग्जामिनेशन यानी कि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सबसे ज़्यादा इस वक्त तैयारियों में चल रहा है। बहुत ही ज़ोर शोर से कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के बारे में बच्चे बहुत ही ज़्यादा इस वक्त सतर्क और चौकस हैं, क्योंकि उत्तराखंड से लेकर के तमाम राज्य की जो परीक्षाएं हैं कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की, चाहे वह अकाउंट से रिलेटेड हों, चाहे वो अकाउंटेंट से रिलेटेड हों, जैसे सहायक लेखाकार हो गए, बैंकिंग हो गया, पोस्ट ऑफिस हो गया, रेलवे हो गया, तमाम सेक्टर्स में इस वक्त जो है एग्जामिनेशंस की तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। और बच्चे भी अपने कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा इस वक्त बहुत ही अधिक सतर्क हैं, चौकस हैं, पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा ध्यान भी दे रहे हैं। भाई जिनको कामयाब होना है वे तो कहीं न कहीं से मेहनत करेंगे ही करेंगे। तो उन्हीं बच्चों के सपोर्ट के लिए हमने अपने पास से जो भी अकाउंट की हमारे पास तमाम बुक्स पड़ी हुई हैं उससे मैं एक एक करके आप लोगों तक MCQ बेस्ड अकाउंट की वो तमाम वीडियोज़ आप तक पहुंचा रहा हूं, जिसको कि आपको इस वक्त सख्त ज़रूरत भी है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो, अगर आप एग्जामिनेशन में नहीं बैठ रहे हैं, किसी क्लास में हैं, तो जाहिर है कि अकाउंट के बच्चे के लिए तो हर प्रकार की नॉलेज बहुत कंपलसरी है। क्योंकि अगर आप मान लीजिए 11वीं 12वीं में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं, बीकॉम में फिर आपको थोड़ी सी दिक्कत होती है, बीकॉम में ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो आप जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सोचते हैं हम MBA करेंगे या CA के पास लगेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो CA के पास आप प्रैक्टिस करते हैं तो वहाँ क्या सीखते हैं? वहीं पर आप यही जर्नल एंट्री, लेजर, ये तमाम चीज़ों को सीखते हैं। और सीखने के लिए हमें जाना भी पड़ता है, क्योंकि हम अकाउंट की लाइन के बेताज बादशाह बनने जो जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम उस चीज़ को बहुत ही शुरुआत में अगर बहुत अच्छी तरह से स्टार्टिंग में ही अगर हम उसकी स्टडी कर लेते हैं तो हमें आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जिस कार्य का एक्सपीरियंस हमें 3-4 साल में होगा, उसी कार्य का एक्सपीरियंस हमें मात्र 6 महीने में 1 साल के अंदर ही प्राप्त हो जाएगा। तो MCQ बेस्ड सीरीज में हम इस वक्त लगभग तीसरी चौथी वीडियो लेकर आपके पास आ रहे हैं। और इस वक्त हमारे पास जो बुक है उसके अकॉर्डिंग हम आपको MCQ बेस्ड सॉल्यूशन आपको बताएंगे, समझाएंगे। और इस वक्त हमारे पास आपके सामने स्क्रीन पर आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग, अब इसमें बोला गया है कि इसका मतलब है क्या? तो मीन्स सेम एंड आर यूज्ड इंटरचेंजेबली या डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज्ड इंटरचेंजेबली। मीन्स बोथ यहाँ पर दिया गया A एंड B दोनों ही हैं, या नॉन ऑफ द अबव। तो भैया इसका जो सही जवाब है वो है B, यानी बुक कीपिंग और अकाउंटिंग दोनों अलग अलग होते हैं। क्योंकि बुक कीपिंग के लिए कम पढ़ा लिखा व्यक्ति भी बुक कीपिंग का काम कर सकता है, लेकिन अकाउंटिंग के लिए एक बहुत एक्सपर्ट बंदे की ज़रूरत होगी। दूसरा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। इसमें सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग इसमें से कौन सा नहीं है? तो भाई सारी तो सब फील्ड है, लेकिन ये जो बुक कीपिंग है ये सब फील्ड नहीं है। यह अकाउंटिंग का पहला पार्ट है, स्टार्टिंग का। तो इसका जो सही जवाब है वो है A। क्वेश्चन नंबर 3 में है which of the following is not recorded in the bookkeeping books of accounts। which of the following is not recorded in the books of the account, यानी इसमें से हम अकाउंट की बुक में किस चीज़ को रिकॉर्ड नहीं करेंगे? तो क्या सेल्स ऑफ गुड्स है? भाई इसका तो करेंगे। पेमेंट ऑफ सैलरी इसका भी करते हैं, परचेज ऑफ गुड्स इसका भी करते हैं, लेकिन हम क्वालिटी ऑफ स्टाफ बिल्कुल भी नहीं करते। तो इसका जो सही जवाब है वो है C, क्वालिटी ऑफ स्टाफ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, बुक कीपिंग इज कंसर्नड विद। बुक कीपिंग का संबंध किससे है? क्या बुक कीपिंग रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये सही है? या क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग रिकॉर्डेड डाटा, ये सही है? या इंटरप्रेटिंग डाटा फॉर इंटरनल यूजर्स, ये सही है? या ऑल ऑफ द अबव, या ये तमाम चीज़ें
जो है वह सभी की सभी सही है बुक कीपिंग के हिसाब से। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल डाटा रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, यानी तमाम फाइनेंशियल डाटा जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड है उनको रिकॉर्ड करना ही बुक कीपिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं के हिसाब से लास्ट स्टेप अकाउंटिंग का क्या है? तो भाई लास्ट स्टेप तो इसका कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, यानी इसका जो सही जवाब है वो है सी, रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। ये तो शुरू में ही होने लगता है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंट ये कुछ दिन के बाद होता है, यानी अगले स्टेप में होता है। एनालिसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ये अगले स्टेप में होता है। तो लास्ट स्टेप में कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ही होता है। तो इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर 6 में है बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मुख्य जो फंक्शन है, कार्य है, वो क्या है? रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन, क्या ये है? या इंटरप्रीट फाइनेंशियल डाटा ये है? या असिस्ट द मैनेजमेंट ये है? या नोन ऑफ दीज? तो भाई फाइनेंशियल अकाउंटिंग में बेसिक फंक्शन है रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन। बिजनेस से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं उसको हम रिकॉर्ड करें, यही बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन नंबर, ट्रांजैक्शंस आर पोस्टेड इनटू लेजर अकाउंट फ्रॉम। हम लेजर अकाउंट में कहाँ से एंट्री करते हैं? तो भाई लेजर अकाउंट में हम जर्नल बुक से एंट्री करते हैं, जर्नल से, यानी कि लेजर अकाउंट जो लेजर्स बनाए जाते हैं उनको हम जर्नल से तैयार करते हैं, यानी जर्नल एंट्री को देख देख करके हम आसानी से लेजर बना लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसमें से एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि यहाँ दिखाया है लेकिन वो बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। आखिर वो क्या है? तो इसको ध्यान से आप देखेंगे। क्या वो परचेज ऑफ गुड्स फॉर रीसेल अमाउंटेड टू ₹50,000 ये है? भाई ये तो बिजनेस से रिलेटेड ही हुआ क्योंकि माल खरीद रहे हैं। पेड सैलरी एंड वेजेज अमाउंटेड टू ₹10,000, 10,000 का मजदूरी और वेतन का भुगतान हुआ, ये भी होता है बिजनेस में। पेड रेंट फॉर ऑफिस प्रमाइजेज, किराया दिया है हमने ऑफिस प्रमाइजेज का, ये भी बिजनेस का हिस्सा है। परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज ये नहीं है, यानी निजी प्रयोग के लिए LCD खरीदना बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। तो इसका सही जवाब है डी। क्वेश्चन नंबर 9th में है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुक्स ऑफ अकाउंट में इसमें से कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा? तो भाई ये मुझे तो लग रहा है यही वाला क्वेश्चन उन्होंने यहाँ भी रिपीट कर दिया। परचेज LCD फॉर पर्सनल यूज, पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट, बस इसमें पेइंग द अमाउंट फ्रॉम पर्सनल बैंक नहीं जोड़ा, बाकी तो ऊपर वाली कहानी पूरी है। क्योंकि ये तो भाई मशीन खरीदते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो बिजनेस से रिलेटेड हो गया। मशीन रीसेल के लिए खरीदेंगे, भी बिजनेस से रिलेटेड हो गया। सैलरी और वेजेज पेड करेंगे, भी बिजनेस से रिलेटेड हो गया। लेकिन ये LCD पर्सनल यूज के लिए परचेज हुआ है, इसका संबंध बिजनेस से दूर दूर तक नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 10 में है विच वन इज द एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। इसमें से कौन सा अकाउंटिंग का फायदा है, यानी लाभ है? इन तमाम बातों में जितनी 4 बातें बताई गई हैं उसमें से अकाउंटिंग का प्रॉफिट कौन सा है, यानी किससे अकाउंटिंग से फायदा है? रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी मेमोरी को सबसे ज़्यादा फायदा होता है, यानी हमें बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने उसको लिखा हुआ है। सो इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस, बिजनेस की प्रेजेंट वैल्यू दिखाने के काम आता है। अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड प्राइस लेवल चेंजेज, प्राइस लेवल चेंज को अकाउंटिंग नहीं दिखाता है। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग पूरी तरह से संपूर्ण नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है वो है रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, क्योंकि हम अकाउंटिंग जब करते हैं तो उसे हमें फिर याद करने की एक एक ज़रूरत नहीं पड़ती है, एक एक पॉइंट को कि जी कौन से ग्राहक को कब माल बेचा,
किसकी सैलरी बाकी है, किसकी मजदूरी, किसका ब्याज, किसका कमीशन। तो ये तमाम चीज़ें रटने की या ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 11 में है विच इज द इम्पोर्टेंस यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी जो महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है अकाउंटिंग का, इसमें से वो है क्या? क्या अकाउंटिंग से कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, क्या हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करते हैं इसलिए अकाउंटिंग किया जाता है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है क्या? या असर्टेन द नेट प्रॉफिट और लॉस ऑफ बिजनेस, बिजनेस का नेट प्रॉफिट या लॉस पता लगाने के लिए, निश्चित करने के लिए, या टू सर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस, बिजनेस की आर्थिक स्थिति कैसी है ये जानने के लिए, या ऑल ऑफ द अबव, या इन सभी की जानकारी लेने के लिए ही हम अकाउंटिंग करते हैं। तो भाई इसका सही जवाब है ऑल द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव में हम ये जान जाते हैं कि ये सारे फायदे अकाउंटिंग से होंगे और अकाउंटिंग से हमारा ये लक्ष्य आसानी से पूरा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें से कौन है जो इंटरनल यूजर फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नहीं है? तो भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, तो इन्हें तो चाहिए ही चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरों को ही हेल्प करता है, इसलिए उनको ज़रूरत है। ये तो आते हैं, ये इंटरनल यूजर हैं। मैनेजर भी इंटरनल यूजर है। एम्प्लॉयज, भाई एम्प्लॉयज तो होते तो फैक्ट्री कारखानों के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये अकाउंटिंग का इनको यूज करने की ज़रूरत क्या है? ये तो भाई काम करेंगे, मेहनत करेंगे, सैलरी लेंगे अपने घर को, जयराम जी की। तो एम्प्लॉयज जो है ये इंटरनल यूजर ऑफ अकाउंटिंग या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, इसमें से कौन सा है वो जो अकाउंटिंग की विशेषता नहीं है? क्लासीफाइंग, भाई अकाउंटिंग में क्लासीफाइंग होता है। समराइजिंग, समराइजिंग भी होता है। रिकॉर्डिंग नॉन मोनेटरी ट्रांजैक्शन, बिना रुपए पैसे वाले ट्रांजैक्शनों को रिकॉर्ड करना, भाई यही है इसका सही जवाब। इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में ये काम नहीं होता है, क्योंकि अकाउंटिंग में मोनेटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होते हैं। नॉन मोनेटरी यानी जो जिसका लेन देन रुपए पैसे से संबंधित नहीं होगा, अकाउंटिंग में उसका कोई स्थान नहीं होगा। जैसे कहें कि ये माल बहुत अच्छा है, या ये गाय बहुत अच्छी है, या मतलब उसकी क्वालिटी के बारे में हम किसी प्रकार का जो है लेन देन, जो कि मतलब जिसमें रुपए पैसे का कोई संबंध ना हो, यानी कि जो हम बात करेंगे क्या उसमें रुपए पैसे से संबंधित बातें बताई गई है, अगर नहीं बताई जा रही है उसके मूल्य के बारे में, उसके प्राइस के बारे में, कॉस्ट के बारे में, तो हम उसका लेन देन अकाउंटिंग में नहीं करेंगे, उसका कोई जगह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच, इसका सही जवाब है ए। क्वेश्चन नंबर 14 में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, यानी इसमें एक चीज अकाउंटिंग की बुराई है, यानी सब चीज तो अच्छाई है लेकिन एक चीज की बुराई है। अब वो बुराई है कौन सी? असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, क्या मैनेजमेंट की सहायता, या रिप्लेस मेमोरी, मेमोरी को रिप्लेस करना, या अनरियलिस्टिक इंफॉर्मेशन, अवास्तविक सूचनाएं, या एविडेंस इन कोर्ट, यानी कोर्ट में सबूत के तौर पर अकाउंटिंग का इस्तेमाल। तो इसने बोला है कि लिमिटेशन बताओ, यानी बुराई। आखिर अकाउंटिंग की इसमें से बुराई कौन सी है, किसको हम समझेंगे अकाउंटिंग की बुराई? तो इसका जो सही जवाब है वो है अवास्तविक सूचनाएं, ये बुराई है इसकी। यानी कि अकाउंटिंग की लिमिटेशन में ये बात आती है कि इसके अंदर बिना मतलब की चीज़ों को नहीं लिखा जाता, यानी जो रियल ना हो, जो रियल ना हो उनको नहीं लिखा जाता है। यानी अगर हम उसको हवा हवाई में कह दें कि भाई हमने 50,000 रुपये फलाने को दिए और वास्तव में दिए ही ना हो, तो हम उसकी एंट्री बिल्कुल नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 15 में है, यानी इसका सही जवाब है सी। 15 में है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इज डिटरमाइंड बाई, जो माल हम बनाते हैं उसकी कैलकुलेशन कहाँ करते हैं? क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग में होता है या कॉस्ट अकाउंटिंग में? भाई कॉस्ट अकाउंटिंग में होता है इसका सही जवाब। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब कोई माल बनाएंगे तो माल बनाते समय हम उसकी कॉस्टिंग ही तो करते हैं, और कॉस्टिंग करेंगे तो कॉस्ट अकाउंटिंग में ही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 का सही जवाब है बी।
क्वेश्चन नंबर 16, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड्स। क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी वाली, यानी गुणात्मक विशेषताएं अकाउंटिंग में शामिल होती हैं। तो किस प्रकार की? रिलायबिलिटी एंड रिलीवेंस, संतुष्टि देने वाली और वास्तविक, या अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी। अरे यार कितना भयंकर सीटी मार रहा है। कंपेरेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि जिसको हम समझ सकें, जिसको हम आसानी से तुलना कर सकें, या दोनों ही, यानी हम वास्तविक और स्पष्ट जो होती हैं दोनों को, या समझने वाली और तुलनात्मक तरीकों वाली, या इन दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। भाई सही जवाब तो ये दोनों ही हैं, क्योंकि अगर कोई घटना, कोई सूचना वास्तविक नहीं होगी तो हम उसको लिखेंगे क्यों? अब मान लो कुछ लिख भी दिया और उसे समझ में नहीं आ रहा है तो हम उसे लिखेंगे क्यों? इसका मतलब है कि अकाउंटिंग में जो क्वालिटी वाली विशेषता है वह विशेषता होनी चाहिए दोनों प्रकार की, यानी इसका सही जवाब है सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। इसमें कौन सी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी कि गुणात्मक विशेषताओं से परिपूर्ण नहीं है? यानी इसमें गुणात्मक विशेषता अकाउंटिंग की कौन सी है जो नहीं पाई जाती है? तो गुणात्मक विशेषता, रिलायबिलिटी, ये तो अभी हमने पढ़ा पीछे है, कंपेरेबिलिटी भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबिलिटी भी होनी चाहिए, मटेरियलिटी, ये है, इसका मतलब होता है भौतिकता। तो भौतिकता का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी वस्तु जो हमें दिखाई न दे रही हो, जो हमें पता भी न हो, तो उसका हम, अगर उस प्रकार की क्वालिटी है उसमें जो पता लता नहीं है, तो उस प्रकार की क्वालिटी वाली इंफॉर्मेशन को हम अकाउंटिंग में कोई जगह नहीं देते हैं। तो इन्होंने यही बोला है कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन कौन सी ऐसी होती है जिसमें कि क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, तो वह है मटेरियलिटी, यानी भौतिकता। क्वेश्चन नंबर है 18, यूज ऑफ कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट्स। जो हमारे पास कॉमन यूनिट मेजरमेंट होता है किसी चीज़ को मूल्यांकन करने का या मापने का, उसका कॉमन फॉर्मेट जो रिपोर्ट देता है, जो किस चीज़ के लिए प्रमोट करता है, यानी वह क्या बताना चाहता है, क्या वो कंपेरेबिलिटी बताता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी बताता है, या रिलेवेंस है, या रिलायबिलिटी है। आखिर इसमें से सही जवाब क्या है? तो जो भाई कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट और कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग प्रमोट करता है, वो करता है कंपेरेबिलिटी को, यानी तुलनात्मक अध्ययन ही किया जाता है, आसान भी होता है। भाई मान लो कोई चीज़ हमने कहा कि भाई हम इस साल 10 लाख यूनिट माल बेचे या 10 लाख पंखे बेचे हैं, और पिछले साल हमने कितना यूनिट पंखा बेचा था, मान लो पिछले साल में 9 लाख बेचा हो, तो अब हम आसानी से मेजर कर सकते हैं कि पिछले साल की अपेक्षा इस साल हमारा 1 लाख पंखों का जो है इजाफा हुआ है, यानी वृद्धि हुई है। हमारे मेजरमेंट के द्वारा ऐसा पता चल चुका है। तो वही कॉमन फॉर्मेट अगर हम यूनिट वगैरह का या किलोग्राम वगैरह का या किसी भी तरीके से अगर बना रहे हैं, तो उससे हमारा कंपेरेबिलिटी का जो कार्य है वो बहुत ही ज़्यादा आसानी से हो सकता है। तो इसका जो सही जवाब है वो है ए। क्वेश्चन नंबर 19 में है, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की कौन सी गुणात्मक विशेषता इज रिफ्लेक्टेड, प्रकाश डालती है, व्हेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज क्लियर प्रेजेंटेड, जब अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रस्तुत किया गया हो। क्या रिलायबिलिटी है, या रिलेवेंस है, या कंपेरेबिलिटी है, या अंडरस्टैंडेबिलिटी है? तो भैया इसका जो सही जवाब है अंडरस्टैंडेबिलिटी, क्योंकि अगर हमारे पास सब चीज़ सही होगा तभी हम उसको समझ पाएंगे। अब मान लो कोई चीज़ आपने लिख दिया, अब भाई चलो लिख दिया, अच्छा है, रिकॉर्ड कर लिया है, अब हमें ज़रूरत पड़ गई उसको देखने की, समझने की, पता चल रहा है उसका लिखाई ही समझ में नहीं आ रही है, पता ही नहीं लग रहा है कि कितने किलोग्राम का माल कब बेचा गया है, ना तारीख का पता चल रहा है, ना ग्राम किलोग्राम का, ना रुपये का। रुपया 5 है तो 8 नज़र आ रहा है, पूँछ आगे पीछे बढ़ा दिया है, या अब मान लो उसका कोई चीज़ लिखा हुआ है, अमाउंट है तो अमाउंट में मिस्टेक है, या राइटिंग में वो मिस्टेक है, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये
रमेश को माल बेचा है कि सुरेश को बेचा है, कन्फ्यूजन पैदा हो चुका है। यानी इस प्रकार से इसका सही जवाब बनता है डी, यानी अंडरस्टैंडेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 19 समाप्त हो गया और लास्ट क्वेश्चन हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 20। विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म, यानी फर्म के जो सॉल्वेंसी पोजीशन है उसको जानने की सबसे तीव्र इच्छा किस व्यक्ति की होती है। आखिर वो कौन है जिसको कंपनी की सॉल्वेंसी के बारे में जानने की बड़ी इच्छा होती है। भाई सॉल्वेंसी जानना कौन चाहता है, आप खुद सोचो। सॉल्वेंसी वही जानना चाहेगा जिसको कंपनी से रुपया लेना होगा, वही जानना चाहेगा कंपनी की शोधन क्षमता के बारे में। इसका मतलब होता है कि क्या एम्प्लॉइज जानना चाहता है कि कंपनी के पास कितना पैसा है, क्या कंपनी कर्जा चुका सकती है, या मैनेजमेंट वाले क्यों जानेंगे। भाई मैनेजमेंट वालों को पैसा थोड़ी चाहिए, उन्हें कौन सा कर्जा चुकाना है। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये लोग हैं जिनको बड़ी उतावलापन रहता है कि कंपनी के पोजीशन क्या है, क्या कंपनी चुका पाएगी पैसा वगैरह कि नहीं। तो इनको जो है सॉल्वेंसी पोजीशन, कंपनी का जो सॉल्वेंसी होता है, सॉल्वेंसी मतलब होता है कर धन चुकाने की क्षमता, क्या उनके पास शोधन क्षमता है, अच्छी मजबूत है, क्या वो पैसा चुका पाएंगे कि नहीं, ये जानने की जरूरत बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को होती है। तो यही इसका सही जवाब है, यानी सही जवाब है सी। इस प्रकार से आपने लगभग 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर का पढ़ लिया है। इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चन को आप तक पहुंचाया है, लगभग 20 से 21 मिनट लग गया है। बेशक लग गया है, कोई बात नहीं, हमने इसको समझा करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। हिंदी पढ़ने वाले बच्चे भी इसको आसानी से समझ सकते हैं और इंग्लिश वाले तो खैर समझ ही रहे हैं, देख देख करके ही समझ जाएंगे वो तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आ जाए तो भैया इसको शेयर कर देना और बच्चों का भी भला हो जाएगा। और फेसबुक वगैरह पर जहाँ जी में आता है यार वहाँ इसको भेजो। ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज सा हो गया है, वीडियो पे व्यूज नहीं आती है और मेरा मन बहुत करता है आप लोगों के पास वीडियो भेजने का। फिर मैं निराश होने लगता हूँ कि वीडियो क्यों भेजूँ जब वीडियो पे व्यूज ही नहीं आ रहे, कोई देख ही नहीं रहा है। फिर मैं सोचता हूँ यार कर्म करते रहो, गीता में लिखा है कर्म करते रहो, फल की इच्छा करो ही मत। आज नहीं तो कल कोई न कोई इसको देखेगा ही देखेगा। मैं तो इसी क्रम में लगा हुआ हूँ और देखता हूँ कौन से दिन लोगों में दिमाग में ऐसी बात आती है कि इस वीडियो को वायरल कर दो। भाई ये बहुत अच्छी वीडियो है, इससे बहुत लोगों का भला होगा। जब दिमाग में आ जाएगी तो हो सकता है किसी की तीसरी इंद्री खुल जाए और वह भैया इस वीडियो को वायरल करने शुरू कर दे। मैं तो वायरल कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर ही नहीं हैं, इसलिए मेरे पास जो गिनती के सब्सक्राइबर हैं मैं तो उम्मीद यही करूंगा उनमें से ही किसी के भैया के दिमाग में आ जाएगी तो वायरल कर देगा, 2-4 जगह शेयर वेयर कर देगा तो ये वीडियो और पहुंच जाएगी, चैनल का भी नाम हो जाएगा। हाँ भैया एक धीरज सर कॉमर्स क्लासेज है जो कि बच्चों को पढ़ाने के लिए दिन रात एक करे हुए हैं, लेकिन उनके वीडियो पर व्यूज ही नहीं आ रहे हैं, जबकि वीडियो पर हम पूरा ध्यान लगाए हुए हैं, एक एक पॉइंट लोग समझा रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी चलिए कोई बात नहीं, आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। कंपटीशन में जो लोग बैठेंगे वो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें। 2 बार देख लोगे तो ये पूरी तरह से रट उठेगा, आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें हम समझा भी रहे हैं। तो अगर आपने समझने पे फोकस कर लिया तो भाई बहुत अच्छा लगेगा। कि देखो कॉपी किताब में हम ले करके बैठते हैं तो हमें नींद आने लगती है, लेकिन जब हमारी आंखों के सामने मोबाइल होता है तो मोबाइल आपको पता ही है मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन आज के समय में मोबाइल हो चुका है। तो आप लेटे लेटे भी बैठे हुए हैं, सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे बैठे हैं, कहीं बातचीत करने के लिए, कहीं मान लो इमरजेंसी में भी बैठे हुए हैं तो वहाँ भी आप अगर वीडियो देख रहे हैं इसको तो आपको याद हो जाएगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, बाथरूम में भी बैठा हुआ है ना, और वह बाथरूम में बैठ करके अगर 15 मिनट 20 मिनट अगर कोई बैठने वाला 5 मिनट 10 मिनट है तो भाई कुछ लोग ऐसे हैं जो वहीं टाइम पास कर लेते हैं, 2-3 बार जाते हैं। तो 2-3 बार अगर कोई पहुंच गया तो इसको याद ही कर लेगा उसमें से, और उसको बाहर से अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि बाथरूम
एक्सपर्ट हो जाएगा, यानी बाथरूम विनर हो जाएगा एक प्रकार से। चलिए कोई बात नहीं, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो में हमारी मुलाकात होगी, फिर हम ऐसे ही एक धमाकेदार वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।